आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरह से अपने कारनामे छुपा ले और उनकी पोल जनता के सामने न खुले। राज छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि कैसे भी करके वो अपने द्वारा किए गए कारनामों को छुपा सकें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और अब जो बात बाहर आई है उससे चुनाव से पहले सारा खेल पलट गया है। शीश महल में क्या क्या हुआ था सब खुलासा हो गया है। दर्शकों, अब यह भी खुलासा हो रहा है कि कैसे आपके नेता सरकारी पैसों पर ऐश करते हैं और कैसे आम आदमी बनने वाले लोग खास आदमी की तरह सरकारी खर्च पर ऐश करते हैं। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर तो खुलासा हुआ ही है, साथ ही अब एक और मामले में आप फंस गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि खुलासे के बाद केजरीवाल एंड कंपनी कैसे बैकफुट पर है। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी को मिल गया है करारा जवाब और कैसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विपक्ष के कमजोर नस पर कर दिया है वार। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जिस बात का डर था वही हुआ है। अरविंद केजरीवाल शीश महल को छुपाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे कि देश के सामने उनकी पोल न खुल जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने राज छुपा नहीं सके और शीश महल को लेकर जो खुलासे हुए हैं उससे सब चौंक गए हैं। दर्शकों, आम आदमी बनने का नाटक करने वाले अरविंद केजरीवाल कितनी लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे उस पर से खुलासा हो गया है। एक समय पर दिल्ली की पूर्व सीएम दिवंगत शीला दीक्षित पर सवाल खड़े करने वाले लोग खुद कितने खोखले थे उस पर से खुलासा हो गया है। जो लोग कहते थे कि हम किसी तरह की बेहतरीन और आलीशान सुख सुविधा नहीं लेंगे उस पर से खुलासा हो गया है। जो लोग कहते थे कि जी हम दिल्ली के झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को गुर्बत के जीवन से मुक्ति दिलाने आए हैं उस बात पर से खुलासा हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम बताते थे वो कितनी खास जिंदगी जी रहे थे, आज दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया है। दरअसल जिस शीश महल को लेकर इतना बवाल मचा हुआ था उसको लेकर अब पीडब्ल्यूडी द्वारा अरविंद केजरीवाल के आवास में स्थित सामानों की सूची बीजेपी नेता अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया है। अमित मालविया ने एक्स पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगाए गए बिजली के उपकरणों और गैजेट्स की सूची यहां दी गई है। अमित मालविया ने दावा किया है कि आश्चर्य की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के आराम के लिए लगाए गए पूरी तरह से स्वचालित सेंसर से लैस टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट, जिसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, हीटेड सीट, वायरलेस रिमोट डिओडोराइजर और ऑटोमेटिक फ्लशिंग जैसी सुविधाएं हैं, वो गायब है। ऐसी एक टॉयलेट सीट की कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच है। दर्शकों, बीजेपी ने दावा किया है कि केजरीवाल के शीश महल में जो महंगे टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट लगे थे वो गायब है। वहीं इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर टोटी गायब करने का आरोप लग चुका है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बेड बेसिन टोटी लाइट अपने साथ ले जाने का भी आरोप लग चुका है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल पर टॉयलेट सीट गायब करने का आरोप लग रहा है। वहीं दर्शकों, अब हम आपको ये भी बताएंगे कि उस लिस्ट में दूसरे सामान क्या है और उसकी कीमत क्या है जो शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, वो भी जनता के टैक्स के पैसों से। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के शीश महल में मौजूद सामान की पूरी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। शीश महल में जो 16 अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवी वॉइस कंट्रोल्ड लगे हैं वो 64 लाख के हैं। वहीं स्मार्ट एलईडी 19.5 लाख, वहीं फ्री स्टैंडिंग लुमिनरी 9.2 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाजर चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 मोटराइजर रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोस लाउड स्पीकर 4.5 लाख, इनबिल्ट टीवी और एआई विजन स्क्रीन के साथ 2 स्मार्ट रेफ्रिजरेटर 9 लाख, 73 लीटर स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख, 2 माउंटेड हुड 140 सेंटीमीटर स्टेनलेस स्टील चिमनी 6 लाख, बॉस सीरीज 8 बिल्ट-इन कॉफी मशीन 2.5 लाख, 3 हॉट वाटर जनरेटर एयर टू वाटर हीट पंप 22.5 लाख, सुपीरियर वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशन 15 करोड़, एलजी 12 किलोग्राम फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर 2.1 लाख, एसएस रेलिंग सीडी कवरिंग पीतल शावर एनक्लोजर आदि 1.2 करोड़, 20 आउटडोर लाइट्स 10 लाख,
ऑटोमेटिक स्लाइडिंग सेंसर के साथ लकड़ी और कांच के दरवाजे 70 लाख, 24 सजावटी खंभे 36 लाख, 80 खिड़की के पर्दे 4 करोड़ से 5.6 करोड़ के बीच और बेहतरीन जलापूर्ति के लिए 15 करोड़ का सामान लगवाया गया था। दर्शकों, जिस दिल्ली में लगभग आधी आबादी को गर्मी के मौसम में टैंकर से पानी भरना पड़ता है, वहां के मुख्यमंत्री द्वारा बेहतरीन जलपूर्ति के लिए 15 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं। दर्शकों, विपक्ष का कोई नेता सरकारी बंगले से टोटी निकाल रहा है तो कोई पैखाना करने वाला सीट। ऐसे में ये नेता जनता का बेहतर कल कैसे लिखेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस खुलासे से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश तो खूब कर रही है, लेकिन उनकी सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में राहुल गांधी को देश में सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा है, उससे राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आदत है कि वो अपनी असफलता को छुपाने के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं। राहुल गांधी की पार्टी की जहां सरकार है, वहां तो दलितों, शोषितों और वंचितों का फंड तो खा लिया जाता है। लेकिन दर्शकों, अपनी राजनीति चमकाने के लिए राहुल गांधी को सिर्फ वहीं दलितों, शोषितों और वंचितों का हक दिखता है जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार होती है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी सिर्फ दलितों और आदिवासियों को बरगलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह भी है कि कांग्रेस देश के हर प्रदेश में शुरुआती समय से तो शासन कर ही रही है, फिर भी वहां किसी एक समुदाय की हालत ऐसी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लोगों को ठगने का काम किया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी आदिवासियों को छल रही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम आरक्षण पर 50% की सीमा भी हटा देंगे। हमें ऐसा करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वहीं राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को लेकर भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और नौकरशाही को नियंत्रित करती है। जाति जनगणना सामाजिक एक्सरे का जरिया है। इसका प्रधानमंत्री मोदी ने विरोध किया है। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि संविधान की रक्षा कौन सी संस्थाएं करती है? मीडिया करती है। मीडिया ऐसा नहीं करती है। चुनाव आयोग इसकी रक्षा करता है? नहीं, चुनाव आयोग भी संविधान की रक्षा नहीं करता। ब्यूरोक्रेसी, सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग इसकी रक्षा करते हैं? नहीं, इन सभी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर लिया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सच्चाई यह है कि धन बीजेपी के पास, संस्थाएं, मीडिया, ईडी, सीबीआई, आईटी, सब कुछ उनके पास है। अब आप पूछेंगे कि जब सब कुछ उनके पास है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास सच होगा हमें न्याय मिलेगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना कराए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक एक्सरे पाने का एक माध्यम है, लेकिन पीएम मोदी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मीडिया और न्यायपालिका के समर्थन के बिना भी जाति जनगणना, संस्थागत सर्वेक्षण और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों का इतिहास क्या है, जीने का तरीका क्या है, उस बारे में देश की शिक्षा व्यवस्था में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में ओबीसी शब्द का प्रयोग किया गया। क्या ये आपका नाम है? किसने कहा आप पिछड़े हैं? आपका जो हक है वो आपको नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि देश बनाने वाले किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची का इतिहास कहाँ है? हमारी शिक्षा प्रणाली हमें मूल निवासियों के बारे में सिखाने में विफल रही है। दर्शकों, हरियाणा के दलितों ने तो कांग्रेस को उसका सही स्थान दिखा दिया है, क्योंकि वो समझ गए थे कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा ही दिया है। दर्शकों, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश पर 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस की ही पोल खोल रहे हैं। ऐसे में देश के लोग कांग्रेस को क्यों वोट देंगे, जब राहुल गांधी ही मान रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा 60 सालों तक सरकार चलाने के बाद भी देश बनाने वाले किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची का इतिहास नहीं है, शिक्षा प्रणाली में खामियां है। ऐसे में अब इससे अच्छा कांग्रेस की नाकामियों का प्रमाण और क्या हो सकता है। दर्शकों, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भूल गए हैं कि कांग्रेस ने ही इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया है। ऐसे में आज जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस ही है। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, उससे साफ है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हार सकते हैं। यही वजह है कि वो अभी से ही हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं विपक्ष द्वारा इन्हीं बयानों के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अब जनता की अदालत होने का मतलब ये नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं।
दर्शकों, विपक्ष के कई नेता सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा देते हैं। ऐसे में सीजेआई का ये बयान उन नेताओं को जवाब है जो सुप्रीम कोर्ट और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। दर्शकों, चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे लगता है विशेष रूप से आज के समय में उन लोगों के बीच एक बड़ा विभाजन है जो सोचते हैं कि जब उनके पक्ष में निर्णय देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक अद्भुत संस्था है, और जब आप उनके खिलाफ निर्णय देते हैं तो ये एक ऐसी संस्था है जो बदनाम है। ऐसे में राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वहीं जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हार के बाद ही वो चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। केजरीवाल के शीश महल से लेकर प्रदूषण और यमुना में झाग को लेकर पार्टी पहले से ही सवालों के घेरे में है। साथ ही अब पार्टी पर दलित विरोधी होने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में अगर दलित वोटर्स चुनाव में आपसे अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं, जिससे इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, दिल्ली के निगम का मेयर चुनाव फिर से टल गया है। कई लोगों का आरोप है कि मौजूदा मेयर सरकारी खर्चे पर ब्राजील में होने जा रहे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहती हैं। दर्शकों, इस बार दिल्ली का मेयर दलित चुना जाना है तो कई लोगों का ये आरोप भी है कि दिल्ली की सरकार दलितों का हक छीन रही है। वो नहीं चाहती है कि कोई दलित दिल्ली के निगम का मुखिया हो। तो क्या वाकई आपके नेता सरकारी पैसों का दुरुपयोग और दलितों का हक हरण कर रहे हैं? दोस्तों, दिल्ली की जनता को समझना होगा कि आपका चरित्र वो नहीं है जो वो दर्शाती है, बल्कि उसका चरित्र तो वो है जो वो दिखाती नहीं है। यानी कि हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर से मेयर चुनाव टल गए हैं। 6 महीने की देरी के बाद दिवाली से पहले चुनाव खत्म होने की उम्मीद थी। निवर्तमान महापौर शैली ओबेरॉय ने घोषणा की है कि निगम की नियमित बैठक 28 अक्टूबर को होगी। इसे लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के बीच शब्दों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। जहां आप ने तर्क दिया है कि चुनाव पूर्ण सदन के बिना नहीं हो सकते और कई पार्षद त्योहारी सीजन के कारण अनुपलब्ध हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ओबेरॉय ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले 3 नवंबर को ब्राजील में होने वाले एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चुनाव टाल दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एमसीडी की नियमित बैठक की घोषणा नगर निगम सचिव शिव प्रसाद के कार्यालय ने आधिकारिक आदेश के जरिए की। ओबेरॉय पर हमला बोलते हुए दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि मेयर सरकारी खर्चे पर ब्राजील की यात्रा करना चाहती हैं। यही वजह है कि दलितों के लिए आरक्षित मेयर सीट के लिए चुनाव नहीं हो पाए हैं। आप भी दिवाली के दौरान चंदा इकट्ठा करना चाहती है, जो मेयर चुनाव में देरी का दूसरा कारण है। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा इस माह महापौर चुनाव न कराने से साबित कर दिया है कि वो दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार ये मांग कर रही है कि बिना किसी देरी के महापौर का चुनाव कराया जाए। निगम अधिकारियों द्वारा महापौर चुनाव की तारीख तय करने की मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन महापौर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने चुनाव टालने के आदेश दे दिए हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि अब समझ में आने लगा है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल सरकार में अलग अलग समय में शामिल राजकुमार आनंद, राजेंद्र पाल गौतम और संदीप कुमार ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तीनों ने पार्टी छोड़ते हुए केजरीवाल पर दलितों के अधिकारों की अवहेलना का आरोप लगाया था। प्रवीण शंकर कपूर के मुताबिक ये तय है कि अरविंद केजरीवाल का शैली ओबेरॉय को महापौर चुनाव को लेकर लिखा पत्र एक छलावा था। अगर केजरीवाल चाहते हैं कि दलित महापौर बने तो वो हिम्मत करके वर्तमान महापौर शैली ओबेरॉय को बर्खास्त करें। वहीं मेयर चुनाव पर घिरने और दलित विरोधी आरोप लगने के बाद आपने कहा है कि फेस्टिव सीजन होने के कारण अधिकांश पार्षद आगामी चुनावों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नतीजतन अक्टूबर में सामान्य निगम बैठक 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि सभी स्थगित किए गए आइटम नवंबर तक स्थगित कर दिए गए हैं ताकि सामान्य सदन सत्र के साथ साथ उन पर विचार किया जा सके। दोस्तों, आपको जनता की अदालत में बताना चाहिए कि आखिर क्यों वो दलितों का हक मार रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।